बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे एस टी 301 के लेक्चर नंबर 26 ही। इसके अंदर हमने दो तीन चीजें पढ़नी है। एक तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है और दूसरा हमने बायवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। ठीक है। बायवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इन दो चीजों का हमें आज स्टडी करना है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। एग्जाम्पल है हमारे पास, एन यून कंटेन, एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 ब्लैक, 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं। Two balls are selected at random from it. If X is the number of black balls and Y is the number of red balls, then find. अब देखिए उसने ग्रीन बॉलों को नंबर दिया, एक्स और वाई रेड और ब्लैक को दिया है, और इसी के बेस पर इसको वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है। मैं जरा वो ओपन कर लूं। जी, दोनों स्क्रीन नजर आ रही है। जी सर। जी सर, आ रही है दोनों। ओके हो गया। अच्छा जी, हमारे पास अब देखें, ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स 3 है। इसको हम कहेंगे वाई, सॉरी एक्स। ब्लैक बॉल को उसने क्या कहा है? हाँ, ब्लैक बॉल को एक्स कहा है उसने। 3 बॉल्स हैं। उसके बाद उसने, हाँ, रेड बॉल्स को उसने वाई कहा है। ये 2 बॉल्स हैं। और जो ग्रीन बॉल्स हैं उसने कोई नंबरिंग नहीं दी, ये 3 बॉल्स हैं। ठीक है। वो कहता है जी, फाइंड करें द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और फिर प्रोबेबिलिटी वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1, आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। इन 6 रिक्वायरमेंट्स को हमने पूरा करना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्लियर कर लें कि पेपर में ये पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन पूरे का पूरा पेपर में आ जाए तो फिर एक ही क्वेश्चन में आपका पौना घंटा सर्फ हो जाएगा। ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? तो इसका पार्ट वाइज ये पेपर में आता है। पीछे भी जो हम करके आए हैं वो सारी पूरा क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। पौना घंटा तो नहीं, लेकिन 15 20 30 मिनट्स आपके ये क्वेश्चन ले जाएगा। इसलिए ये पूरा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। हम इसी एक एग्जाम्पल को आज अंडरस्टैंड करेंगे। ओके जी, प्रोसीड करते हैं। सबसे पहली चीज है कि हमें ये देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास हो गए, टोटल बॉल्स 8 हो गए। तो हम इसका क्योंकि हमने बॉल सिलेक्टेड करने हैं, उसने क्या कहा है जी, कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं? 2। ये देखिए मैं जी। ठीक है। ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। और सैंपल पॉइंट जो है, ए दूसरे लोड करते हैं इसको, ये आ जाएगा 2 बॉल्स। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं लिखूं यहाँ पे, खैर ए तो नहीं चलेगा, लेकिन खैर अगर सिंपली हम इसका कंपेरिजन निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3s 8c2, ये 28 आएगा। आप इसको इसको फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 28 आएगा। अब वो मेरे पास 3 तरह की प्रोबेबिलिटीज निकल सकती हैं। एक निकलनी है, 2 रैंडम बॉल्स हमने उठाने हैं। तो देख लें, या तो दोनों बॉल्स ब्लैक होंगे, या दोनों रेड होंगे, 2 ग्रीन हो सकते हैं, या एक ब्लैक एक रेड हो सकता है, एक ब्लैक एक ग्रीन हो सकता है, एक रेड एक ग्रीन हो सकता है। ठीक है। यानी कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ये मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज है। किस किस तरह की, मैं सारी यहाँ पे बनाऊंगा और फिर उनके लेदर आप आंसर फाइंड कर लेंगे। कोई एक मैं बना रहा हूँ। हम कहते हैं जी कोई ब्लैक नहीं है। ठीक है। नीचे पर टेबल बना हुआ, उस टेबल पे हम बात कर लेते हैं डिटेल में। सारी बातें यही भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए जी, ये आपका एक्स है, 0 1 2। एक्स क्या है? ब्लैक बॉल्स।
ये क्या है, रेड बॉल। कोई ब्लैक नहीं है, कोई रेड नहीं है, मतलब दोनों ग्रीन बॉल्स हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? कोई एक मैं फाइंड कर देता हूं। देखें जी, कोई ब्लैक कोई रेड नहीं है, मतलब ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा, ब्लैक तीन बॉल्स थी लेकिन हम जीरो सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय रेड भी दो बॉल्स थी, हम जीरो सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय ग्रीन तीन है, उनमें से दो सेलेक्ट हो रही है, नीचे 28 आ जाएगा। ये दोनों वन वन हो जाएंगे। थ्री, जब जीरो बार सेलेक्ट होगी तो हम उसको वन ही कंसिडर करेंगे, जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वन आएगा। थ्री कम्बिनेशन, 3C2 जो है इसका आंसर थ्री आता है, तो ये 3/28 आपका आंसर आना है। इसी तरह बाकी सारे कैलकुलेट हो गए, हर एक का कम्बिनेशन हम निकालेंगे तो आपका ये पूरा टेबल बन जाएगा। कोई एक और फाइंड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारा ब्लैक बॉल एक भी नहीं है, रेड बॉल एक है, और ग्रीन बॉल एक है, क्योंकि टोटल दो ही बॉल्स आ रहे हैं ना। तो देखिए ये तो हो गया वन। टू, वन जो है ये टू आ जाएगा, और थ्री वन जो है ये थ्री आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स हो जाएगा, 6/28 आ गया। इस तरह से ये सारे के सारे आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाएगी, इसको जी एक्स से डिनोट करेंगे तो ये आ जाएगी 10/28, 15/28, 3/28। इसी तरह आपकी जो प्रोबेबिलिटी वाई आ जाएगी, उसको एच वाई से डिनोट करेंगे, यानी कि ये फंक्शन ऑफ वाई है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। 15/28, इन दोनों का टोटल जो है एटमोस्ट वन ही आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है, अच्छा जी एक्स से डिनोट है, वो है जी 10/28। इसी तरह प्रोबेबिलिटी जो है एच वाई से डिनोट हो रहा है, वो आ जाएगा 15/28, एंड सो ऑन, टोटल इन दोनों का वन वन आएगा। यहां तक हो गया हमारा। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारी जो वर्किंग है वो है जी, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू एक्स एंड वाई कैन बी प्रेजेंटेड इन द फार्मूला। ये हमारे पास एक फार्मूला उसने दिया है, जॉइंट अगर हमें इनको मालूम करना है तो उस हिसाब से ये इनको फाइंड आउट कर रहा है। एक्स 0 1 2 है, वाई 0 1 2 है, और ये इस फार्मूले के थ्रू ये टेबल सारा बना हुआ है। कैसे, ये देखें ना, थ्री और एक्स, टू और वाई, और थ्री, टू माइनस एक्स माइनस वाई, ये जो हमने कम्बिनेशन फाइंड आउट किए ना ये वाले, ये सारे इसका ये फार्मूला शो करवा रहा है। खैर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसकी लेकर तो उसने प्रोबेबिलिटी बनाई है। अगर एक्स जीरो है तो प्रोबेबिलिटी उसकी 10/28 आनी है, एक्स वन है तो 15/28। ये उसके उसका मार्जिनल पीडीएफ बना लिया है। तीसरा ऑप्शन है ये। दूसरा कहता है कंप्यूट द पी एक्स प्लस वाई लेस देन वन, वी सी दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन वन फॉर द सेल, देयर फोर पी एक्स प्लस वाई लेस देन वन। इसमें उसने क्या किया हुआ है, फंक्शन ऑफ, एक फंक्शन बनाया जीरो जीरो का, प्लस फंक्शन 0 1, प्लस फंक्शन 1 0। तो यहीं पे था, ठीक है। ओहो, क्या चल रहा है? ये उसने फंक्शन ड्रॉ किए। जीरो जीरो पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/28। 0 1 पे प्रोबेबिलिटी 6/28, और 9/28। तीनों को जमा अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18/28। कटिंग करेंगे तो 9/14 हमारे पास आ गया। ये क्या आया है जी, ये जो कंप्यूटर ने कहा है ना, एक्स प्लस वाई लेस देन वन, हमें वन से लेस रहना है, इसलिए हमने टू कहीं भी नहीं लिया। वो फंक्शन हमने लेने हैं जिनमें लेस देन वन रहे। ऊपर टेबल में है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, जीरो और जीरो, 0 1 0 2 नहीं हो सकता, 0 1 जी, और बस ये तीन ही फन बनेंगे। तीन ही बने थे, उस हिसाब से हमारी 9 और 14 आ गई। ये सेकंड ऑप्शन को हमने सॉल्व किया है। अब थर्ड उसने कहा है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है जी। तो वो सीधी सीधी आपने, मार्जिनल क्या है, जो एडिशनल है, जीरो पर क्या है, वन पर क्या है, टू पर क्या है, मार्जिनल क्या है, सिंगल यूनिट को कहते हैं। एडिशनल सिंगल यूनिट होता है उसको हम मार्जिनल कहते हैं।
तो मौजूद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई की लिहाजा से हमने फाइंड आउट कर दी, वो टेबल से हमने ये भी निकाली है, क्योंकि अगर आपका टेबल बन जाएगा तो ये सारी ऑप्शंस आपकी इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। हाँ, चौथे पे आगे थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा हुई है, उसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, बाय डेफिनेशन द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू वन इज, क्या है जी उसने दिया हुआ फंक्शन है एक्स बिलोंग्स टू वन, वेयर प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वन। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि इसमें जो एक्स कैपिटल एक्स है ये हमारी वैल्यू है एक्स की, और जो स्मॉल एक्स, सॉरी, ये एक फंक्शन है एक्स का, और स्मॉल एक्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन जो है एंड के लिए यूज होती है, ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे। एक्स एंड वाई ओवर वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वन एंड एच वन, क्योंकि वाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एच के, एच से हम डिनोट कर रहे हैं, और ऊपर एक्स और वाई दोनों हैं, तो इसलिए उसने प्रोबेबिलिटी ली है। ये एफ जो है बेसिकली प्रोबेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, ऊपर एक्स और वाई वन ले लिया, नीचे वाई की जगह वन आ गया। अब इनको हम उसको लिमिट लगा के फाइंड आउट करेंगे। अब वो लिमिट हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू टू है, क्योंकि दो बाल्स हमने सेलेक्ट कर रहे थे, और एक्स इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि जीरो से शुरू होकर दो तक हम जा रहे हैं। ये जीरो, एक्स, टू, ये हमारी लिमिट है जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है बेसिकली कि टू तक रहते हुए हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे बन सकते हैं। देखिए, वाई को उसने डायरेक्टली वन खुद ही कह दिया हुआ है, तो हमें एक्स की वैल्यूज पुट करनी है, तो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी पुट होगी, जीरो, वन और टू। तो जीरो पुट कर लें, एक्स जीरो होगा और वाई वन है, ऊपर टेबल में आ जाए तो वैल्यू उठा लें वहां से। एक्स जीरो, वाई वन 6/28 है। फिर आ गया दूसरी वैल्यू क्या है जी, एक्स वन होगा, अब वाई तो वन ही रहना है, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज में उठानी है, 6/28, 6/28 और जीरो, ये तीन वैल्यूज में उठाई, आंसर फाइंड किया, 3/7 आ गया। देयर फोर हमारे पास क्या आया, हमने 3/7 फाइंड किया, इसका फंक्शन H1 को हमने फाइंड किया, इस सब को उसने H1 से डिनोट किया है। ऊपर आ जाए जरा, इस फंक्शन को उसने किस तरह से डिनोट किया था, ये डिफरेंट कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वाई को उसने वन कहा है, तो हम चूंकि वाई फाइंड कर रहे हैं, वाई को स्टेबल रख रहे हैं, तो फिर H1 यानी कि वाई वन पर एक्स की वैल्यूज क्या आती हैं ये हम देख रहे हैं जी। फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू वन, तो हम उसको पुट करेंगे, जब हम पूरे फंक्शन में दोबारा वैल्यूज पुट करते हैं, तो एक्स जीरो वन टू है, और हमने जो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है वो 3/7 है, तो इसको हम फंक्शन में अगर प्लॉट करते हैं, वेयर एक्स इज जीरो वन, तो 7/3 और 6/28, 1/2 आ गया, फिर 1/2 और जीरो आया। ये हमने क्या फाइंड किया है, ये हम बेसिकली उस फंक्शन में पूरी वैल्यू को पुट करके उसका आंसर फाइंड कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, पहले हमने फंक्शन मालूम किया, सॉरी प्रोबेबिलिटी मालूम की, और फिर हमने उसका फंक्शन मालूम किया कि इस फंक्शन में अगर हम प्रोबेबिलिटी को पुट करते हैं, तो अगर तो एक्स जीरो रखें तो आंसर क्या आता है, एक्स वन रखें तो आंसर क्या आता है, एक्स टू रखें तो आंसर क्या आता है, इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी 3/7। हे द कंडीशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, नया फंक्शन आ गया, एक्स या जीरो वन टू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, हाफ और जीरो आ गई। अगर सिर्फ हमारे पास वाई जो है वो वन होता ऑलवेज, जीरो भी नहीं और टू भी नहीं, अगर वाई वन होता सिर्फ वन,
तो फिर एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है, एक्स का फंक्शन क्या निकलता है, 1/2, 1/2 और जीरो निकलता है। क्यों? क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी, और टू, क्योंकि वाई वन है तो टू तो आ ही नहीं सकता। उसके बाद वो फाइंड फंक्शन ऑफ 0, 1, वो पहले फाइंड कर लिया वो हमने। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर हम एक्स जीरो रखते हैं और वाई को पुट करते हैं, देन क्या होगा? एक्स जीरो पर वाई की वैल्यू क्या आएगी? अब ऑब्वियसली वाई जीरो होगा, वन होगा और टू होगा। तो वाई 0, 1, 2 पे आते हैं जी, ऊपर टेबल फिर। वाई 0, 1, 2, 3/28, 6/28 और 1/28। ये जी हमारी प्रॉबिलिटी थी। 10/28 जो है, हमने पहले जो ये टोटल पहले फाइंड हुआ हुआ वैसे। ये देखें जी, कि अगर एक्स आपका जीरो हो और वाई आप चेंज करें तो आपकी प्रॉबिलिटी क्या निकलती है। अब जी जीरो पर ये आंसर आया है, एच वन पर आपका आंसर जो है वो 12 और 28 है, ऊपर हमने फाइंड किया था। फाइनली जो है हमारे पास आ गया, हमें ये फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ में वो चेक कर रहा है। ऊपर आए जरा, चौथा फाइंड किया, पांचवें में उसने कहा, पांचवें हमने फाइंड कर लिया, छठा, आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तो अब ये है जी, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं। देखिए आपका आंसर आया है, हमारे पास फंक्शन था जी 0 और 1, दो पर हमने चेक किया है, एक्स जीरो चेक किया है, वाई वन चेक किया है। इन दोनों पर हमारे पास जो आंसर आया, वाई जीरो पर था 10/28, और वाई सॉरी एक्स जीरो पर वाई की वैल्यू ये आई थी, और वाई वन पर जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो 12/28 आई थी। और वैसे ये 0, 1 पर वैल्यू जनरली हमारे पास क्या है, टेबल में आएंगे वापस, एक्स जीरो हो और वाई वन हो तो 6/28 है जी। तो ये आ गया 6/28 इज इक्वल टू 10/28 और 12/28। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब है ये जो दोनों फंक्शन हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इनका आंसर सेम आता तो फिर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होने थे। सेम ना आने का रीजन क्या है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इन दोनों का आपस में कहीं ना कोई इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से एक की वजह से दूसरा इफेक्ट होता है, और अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं आया। अब चूंकि हमने कई चीजें सीख ली हैं, इंटीग्रेशन काफी हद तक हमने सीख ली है, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी हमने इंटीग्रेशन में बड़ी डिटेल में बात की थी। अभी थोड़ा सा मैं आपको ना डुअल इंटीग्रेशन, यानी कि डबल इंटीग्रेशन एक्स और वाई के साथ इंटीग्रेशन को हम सीखेंगे, कि अगर एक्स और वाई वेरिएबल्स हमारे पास हों तो इंटीग्रेट कैसे होता है। यहाँ पे पहले जरा आप थोड़ा सा मुझसे डेरिवेशन में आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर मुझे ये एग्जांपल समझाने की उतनी पड़ेगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। देखिए जी, मेरे पास हम उठाते हैं यहाँ से वैल्यू डायरेक्टली। ये, अच्छा ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम हमारे पास है। ये ऊपर प्रॉब्लम उसने दी है, एग्जांपल दी है उसने, गिवन एग्जांपल है। और वेरीफाई करना है हमें, ए वेरीफाई दैट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज अ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। दूसरा, कैलकुलेट पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू 5/2। ठीक है। अब इसमें देखें कि उसने हमें एक इस एग्जांपल में एक लिमिट दे दी हुई है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। यानी कि y की लिमिट 2 से 4 है और x की लिमिट 0 से 2 है। इस बात को अपने ध्यान में रखना है, इसको माइंड से नहीं निकालना, क्योंकि आगे जाके जब आप ये बी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, इसमें ये बड़े काम आएगा। मैं इसकी एक लाइन आपको ड्रॉ कर दूं x के लिए। देखिए उसने कहा है x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3/2 है। अब इसको सॉल्व करें तो ये 1.5 आंसर आता है। तो इधर लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, ये आपका कंप्लीट फंक्शन बनेगा।
वाई जो है उसने कहा है पूरी लिमिट बनेगी, यानी कि 5.2, 5/2 2.5 आता है, तो ये होगा, इधर 2 आएगा, ये आपकी लिमिट बनेगी और इसी लिमिट को आपने फॉलो करना है जब बी पॉइंट सॉल्व कर रहे होंगे, ये उसके लिए मैंने लिखा है। ठीक है, अभी मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाने लगा हूं कि ये इंटीग्रेट कैसे होगा। देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है, 6y - xy -y² / 2, ये एक इक्वेशन है जी मेरे पास, जो कि मेरा फंक्शन है, फंक्शन एक्स वाई। तो मैंने जी इसको क्या करना है, डेरिवेट, इसको डेरिवेशन फाइंड करनी है, यानी कि d/dx फाइंड करना है मैंने। देखिए स्टूडेंट्स, हम विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे। वाई को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी इसका कोफिशिएंट है, और यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट है, 1/2 यानी कि इसका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट को हम नहीं छेड़ते, हम सिर्फ वेरिएबल को डेरिवेट करते हैं। तो 6 ऐसे आएगा, y की पावर 1 है तो y खत्म हो जाएगा। वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो अल्टीमेटली वैसे खत्म हो जाता है, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो उसकी सिर्फ कोफिशिएंट ही उसकी डेरिवेशन होती है। माइनस इसका भी पावर 1 है तो x ही आ जाएगा, -2 इससे पहले आ जाएगा, 2y, 2 - 1 / 2, 2 से कट गया, और ये आ गया 6 - x - y। ठीक है, जब दो वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाएं तो हमें किसी एक को एज ए कांस्टेंट कंसीडर करना होता है, तो हमने x को कांस्टेंट कंसीडर किया और y को फाइंड किया है। ठीक है, अब इसको यहां पे ले आए वापस। हमारे पास एक फंक्शन है जी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई 1/8 6 - x - y, ये पूरा एक फंक्शन उसने दिया है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इसके में हम देखेंगे कि हमें एक्स को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, वाई को इंटीग्रेट कैसे करना है। दो हैं, दोनों लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, 1/8 ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे पहले एक्स के लिए 2 और 0, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वाई के लिए 4 और 2, और अंदर एज इट इज फंक्शन आ जाएगा 6 - x - y। अब मैं क्या करूंगा, पहले y को इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि x और y दोनों में तो dy/dx आ जाएगा। मैं सबसे पहले, अच्छा ये 1/8 था, मैं 2 लिख दिया। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, y को इंटीग्रेट करूंगा, ये इंटीग्रेशन ऐसे रहेगी। ठीक है, और इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब ये देखें, ये खाली 6 है तो इसके साथ y आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डेरिवेशन का रिवर्स है, माइनस इसके साथ भी y आ जाएगा। और ये हो जाएगा, जितनी पावर हो उतना बटे में वैल्यू आती है। पावर चूंकि 1 थी तो अब 2 हो जानी है, और बटे में 2 आ जाएगा। और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आ जाएगा 4 और 2। हम चूंकि y की इंटीग्रेशन की हमने, तो यहाँ पे dx रह जाएगा, dy खत्म हो जाएगा। ओके, जब इसको लहदा सॉल्व कर लेंगे, बाहर 1 तुमने खत्म कर दिया, 1/8 ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, 2 और 0, अंदर वाले वैल्यू अंदर हम सॉल्व कर लेंगे। ये जब लिमिट खत्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 क्योंकि पावर इसकी कोई नहीं है तो 4 - 2 आ जाएगा, -x × 4 - 2 आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या था, -y, ठीक है, माइनस, अब ये y का स्केयर है तो आ जाएगा 4 का स्केयर -2 का स्केयर /2, बाहर उसका है dy/dx आना है। ओके जी, 1/8 इंटीग्रेट, अंदर आ जाएगा जी 4 - 2, 2 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया। ये आ गया जी 4 - 2, ये -2x आ गया। और यहाँ पे 4 का स्केयर 16, -2 का स्केयर 4, 12 आया, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -6 आ गया, और dx। ओके, अब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, 1/8, 2 0 6 -2x dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 1/8 तो ऐसे ही चल रहा है साथ,
6 की इंटीग्रेशन 6x आ जाएगा, माइनस ये 2 ऐसे ही आएगा, और एक्स स्केयर बाय 2 आ जाएगा। 2 2 से कट जाएगा, यहां आ जाएगा 2 और 0। अब dx भी खत्म हो गया। 1/8 ऐसे ही रहेगा, एक्स का 2 और 0 पुट करेंगे, 2 माइनस C0 6। अच्छा जी, माइनस एक्स स्केयर है, तो वो सिंपली आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस 0 का स्केयर। तो ये आ गया 1/8, 6 टू द 12 माइनस 2 टू द 4, तो 1/8 इंटू 8 कट गया, तो आंसर 1 आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट हमने भी सॉल्व किया है। अब इसी तरह थर्ड पार्ट में इंटीग्रेशन करनी है, और मैंने बताया किस तरह लिमिट अप्लाई होगी 0 और 2 की। ये देखें, और इसको आप सॉल्व करेंगे। आगे इंटीग्रेशन सारी, अब आप, मैं खुद भी नहीं, कुछ नहीं करवाऊंगा, ये सारी आप खुद करेंगे, क्योंकि हर चीज सॉल्व सामने मौजूद है। मेथड मैंने आपको बता दी, चीजें बता दी, अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये सारी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। हाँ, हम बात करते हैं जी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और इसकी एग्जांपल्स। प्रॉपर्टी 1 कहता है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ एनी टू रैंडम वेरिएबल्स इक्वल टू सम ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। वो कहते हैं रैंडम वेरिएबल्स है एक्स प्लस वाई, ये इक्वल होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। द रिजल्ट आल्सो होल्ड द डिफरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ये प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी 2 क्या है, एक्स वाई इक्वल है जी ई एक्स इंटू ई वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। इन प्रॉपर्टीज को आगे हमें फाइंड आउट करना है, इन प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है जी। वो ये एमसीक्यू जो आपसे पूछ सकता है कि जो रैंडम वेरिएबल की सम की प्रॉपर्टी है वो क्या है। 4 ऑप्शन दे के आपको पूछ सकता है, डिफरेंस की प्रॉपर्टी क्या है, और मल्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है रैंडम वेरिएबल की। अब नीचे एग्जांपल में आ जाए। To determine the expected value of x and y, we first find the marginal property distribution function and hy by adding over the columns and rows two ways table solution। ये जी ऊपर टेबल दिया है, उसने उनको सम करके तो उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी है। इन दोनों को जमा किया, ये आ गया, सबको जमा जमा करके उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है उसने। नीचे वो कहता है जी नो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ एक्स जे जी एक्स। ओके जी, एक्स क्या है, ऊपर आए जी, एक्स की वैल्यूज है 2 और 4, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 और 0.6 के साथ, तो हमारे पास उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। इस तरह वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर इनको सम करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आया। और फिर एक्स प्लस वाई जनरली हम सम करके देखेंगे क्या वो वैल्यू सेम आती हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्यूट ई एक्स वाई डायरेक्टली वी अप्लाई द फार्मूला, हम डायरेक्टली उसका फार्मूला अप्लाई करके उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, खैर चलिए आप इसको यहीं तक रखेंगे, इसको जो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहां तक इसको रखें। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 26 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 27 पर बात करेंगे। यही जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें ही एक नई चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर वैल्यूज जरा जो जो उसने रिक्वायर्ड की हैं, ये चीजें जो मैंने कहा है कि ये अभी अपने नहीं करनी, ये जो कि 27 में आगे आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि इसको हमने करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, अब ये 27 में यूज होगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।